प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। उससे पहले जानते हैं आदिकाल के बारे में सामान्य जानकारी। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 ईस्वी से 1050 विक्रमी से 1375 का समय जो है आदिकाल का माना है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग समय को जो है आदिकाल माना है, पर किसी ने 8वीं शताब्दी से, किसी 9वीं से, किसी से 10वीं से। जो सर्वमान्य है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उन्होंने 10वीं 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का समय जो है आदिकाल का माना है। इस युग को यह नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला है। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीरकाल। इस काल के समय के आधार पर साहित्य का इतिहास लिखने वाले मिश्र बंधुओं ने इसका नाम आरंभिक काल कहा और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजवपन काल कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को चारण काल कहा और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल इस काल का नाम दिया। तो अलग अलग विद्वानों ने इसका समय सीमा और नामकरण अलग अलग तरीके से किया और हर एक व्यक्ति ने जो है अपना तर्क देकर जो है उसको नामकरण किया है। इस समय का जो साहित्य था वह 4 रूपों में देखने को मिलता है। उसके 4 रूप देखने को मिलते हैं हमें, जिसमें नंबर 1 चारण साहित्य, नंबर 2 सिद्ध साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, नंबर 3 जैन साहित्य और नंबर 4 जो है प्रकीर्णक साहित्य है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार का साहित्य इस काल में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस काल के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां कह सकते हैं। तो यह वीरगाथा काल है, वीरगाथाओं का काल है। इस काल में अनेक वीर गाथाएं लिखी गई और अनेक राजाओं की प्रशंसा में वीर काव्य लिखा गया। तो इसकी प्रमुख जो पहली प्रवृत्ति है, ये पहली जो इसकी विशेषता है वह है आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। जैसा कि आप जानते हैं इस काल में अधिकतम कवि जो है वो किसी न किसी राजा महाराजा के दरबार में रहा करते थे और वो जो आश्रयदाता थे उनके, जो जिन्होंने उनको आश्रय दिया था, उन कवियों ने उन आश्रयदाताओं के बारे में काव्य की रचना की, काव्य रचा और वो काव्य इस प्रकार का रचा कि अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। उनकी प्रशंसा, इतनी प्रशंसा कर दी उनकी कि वो कई बार जो है वो प्रमाणिक नहीं लगता है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर तो बिल्कुल प्रमाणिक नहीं लगता है, कई बार संदिग्ध लगने लग रहा है। तो कई कवियों ने, कई आचार्यों ने जो है अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में अतिशयोक्तिपूर्ण जो है प्रशंसा की है। वो जिस लायक राजा नहीं था उस लायक से भी कई अधिक उसकी प्रशंसा की, जिस कारण से इस काल का जो साहित्य है वह कई बार जो है उसमें हम देखते हैं कि वह जो साहित्य है वह दोषपूर्ण हो गया है, या ये कह सकते हैं कि उसमें संदिग्ध साहित्य वो बन गया है इन्हीं कारणों से। दूसरी विशेषता है वीर रस तथा श्रृंगार रस का सजीव चित्रण। इस काल की एक प्रमुख विशेषता रही है, क्योंकि इस काल में अधिकतम साहित्य जो रचा गया है वो वीर रसपूर्ण साहित्य है। इसलिए क्योंकि जो हमने पहले भी बात की, इस काल के कवि जो है राजाओं के दरबार में रहते थे और उस समय जो वो समय था, जो इस काल का जो समय भारतवर्ष में जो समय था, वह काल जो है बहुत युद्धों का, अशांति का, कोलाहल का समय था। उस समय राजा जो है आपस में लड़ा करते थे। छोटे छोटे राजा अपनी रियासतों के लिए जो है एक दूसरे से युद्ध किया करते थे और उस समय बाहरी आक्रमण भी हो रहे थे, बाहरी आक्रांता भी भारत में आ रहे थे। तो उस समय जो है अधिकतम युद्धों का माहौल था देश में। तो युद्धों का माहौल था, तो कवि जो है युद्ध जो है उस पे युद्ध हो रहे थे, उन युद्धों का वर्णन जो है कवि ने अपने साहित्य में किया है और इसीलिए जो है उसका जो है काव्य
में वीर रसपूर्ण काव्य है, साथ ही साथ श्रृंगार। अब जो है, जो आपसी मतभेद थे राजाओं में, आपसी विवाद का एक कारण ये था कि जो है वो सौंदर्य के प्रति जो है आसक्त थे, सौंदर्य के प्रति उनका झुकाव अधिक था। तो बहुत सारी जो युद्ध हुआ करते थे, बहुत सारे युद्ध वह सौंदर्य के उसमें युद्ध हुआ करते थे वो। तो एक दूसरे राजा जो है एक दूसरे से दूसरे की बेटियों के लिए, दूसरे की पत्नियों के लिए इस प्रकार के जो माहौल उस समय का बन गया था, उन कारण से जो है श्रृंगार परक काव्य भी देखने को मिलता है। पहले श्रृंगार काव्य, फिर उसके बाद जो है उन्हीं राजाओं के युद्धों का वर्णन करने के कारण वीर रस का काव्य भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नंबर 3, चरित काव्य लिखने की प्रवृत्ति। इस युग में, इस काल में चरित काव्य बहुत अधिक लिखे गए। दरबारी होने के कारण जो है हर एक कवि की जो है अपने जो राज्याश्रय में रहता था, जिसकी वो राज्याश्रय की प्रधानता के कारण ही जो है चरित काव्य लिखते थे। इस काल में अनेक रासो ग्रंथ लिखे गए। रासो ग्रंथ सारे जो है वो जितने भी रासो ग्रंथ लिखे गए वह चरित काव्य। उसमें जो है स्वाभाविक रूप से जो है उन राजाओं की प्रशंसा करना, राजाओं के बारे में लिखना, ये सारा जो उनके पूरे जीवन चरित्र के बारे में लिखना, ये चरित काव्य जो है प्रमुख प्रवृत्ति उस समय पे मिलती है। और बहुत सारे चरित काव्य देखने को मिलते हैं। जो रासो साहित्य है वो सारा ही चरित काव्य से भरा पड़ा है। नंबर 4 है संकुचित राष्ट्रीयता। तो उस समय जो है जो राष्ट्रीयता का जो मानक था वो संकुचित हो गया था। संकुचित इसलिए हो गया था क्योंकि जो राजागण थे वो सिर्फ अपने राज्य के बारे में ही सोचते थे, राष्ट्र के बारे में बिल्कुल सोच उनकी नहीं थी। यही कारण रहा कि बाद में जो है जो विदेशी आक्रांत भारत में आकर उनने अपनी जगह जमा ली, क्योंकि राष्ट्रीयता के प्रति जो है किसी की भी जो है कोई भूमिका नहीं थी। हर एक व्यक्ति, हर एक राजा, हर एक जनता जो है अपने राज्य के प्रति ही समर्पित होने के कारण, अपने राज्य की ही जो है अपने राज्य के प्रति, जो राजा महाराजाओं के प्रति समर्पित होने का कारण जो है उस समय जो राष्ट्रीयता थी वो बहुत संकुचित रूप में देखने को मिलती है। वो पूरे राष्ट्रीयता के तौर पर कहीं भी देखने को नहीं मिली, बाद में जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। इसके बाद नंबर 5 है प्रचारात्मक रचनाएं लिखने की प्रवृत्ति। उस समय जो है जैसे बौद्ध एवं जैन मुनि जो थे, या सिद्ध और नाथ जो लोग थे, वो उपदेशात्मक साहित्य लिखते थे। उपदेशात्मक साहित्य लिखा है उनने, और ऐसा प्रतीत होता है उनके साहित्य को देखकर कि वो हठ योग का प्रचार करने वाली रचनाएं हैं। वो धार्मिक कोटि की रचनाएं, धर्म के प्रचार प्रसार की रचनाएं देखने को मिलती हैं। कई बार कई विद्वानों ने तो जो है उनको कहा है कि ये काव्य के इतर रचना है, काव्य के इतर है, काव्य के अंतर्गत आने वाली रचनाएं नहीं है। परंतु आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते हैं जिस प्रकार नंददास, हित, हरिवंश आदि की रचनाएं काव्य की कोटि में आती है, उसी प्रकार इस युग के धर्म ग्रंथ जो भी है ये सब काव्य की कोटि में आते हैं। तो उसमें जो है धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, अपने हठ योग के, अपने मत के प्रचार के लिए जो है रचनाएं लिखी गई, बहुत सारी रचनाएं। उसके बाद अगली है विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि उस समय का जो कवि है, जो आचार्य थे, वो अपने राजा के साथ रहा करते थे लगातार। जैसा कि चंद्रबरदाई जो है लगातार अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज रासो के साथ रहे, और जितने भी उनने युद्ध लड़े उन युद्धों में उनकी भूमिका लगातार उनके साथ रहने की रही। तो इस प्रकार लगातार जब ऐसा प्रतीत होता है मानो कि वो युद्ध के मैदान पे जाकर जो है वो लिख रहा है, जो उनने लिखा है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो युद्धों की वो कमेंट्री कर रहा है, युद्धों के बारे में बता रहा है, युद्धों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने जो है बहुत सारी जो रचनाएं हैं उनमें युद्धों का सजीव वर्णन देखने को मिलता है, क्योंकि वो राजा के दरबारी होने के कारण उन जिन जिन राजाओं के दरबार में रहे वो उनने जो जो युद्ध लड़े उनका उनने सजीव चित्रण जो है उन्होंने अपने काव्य में किया है। अगला है जनजीवन की उपेक्षा। अब यहाँ पर जो है देखने को मिलता है इस समय के काव्य में कि अपने आश्रयदाता की ही प्रशंसा की उनने, अपने आश्रयदाता के बारे में ही जो है काव्य लिखा। काव्य का विषय जो है उस समय केवल राजा महाराजा ही बन गए थे, राजाओं के युद्ध ही बन गए थे। जो सामान्य जनजीवन है, सामान्य जनता है, उसकी बहुत उपेक्षा की गई है कवियों के द्वारा, क्योंकि कवियों ने सामान्य जन का कोई भी विषय
कविता के माध्यम से नहीं लिया गया है, कविता के रूप में नहीं लिया गया है। उनने केवल और केवल राजाओं की प्रशंसा, राजाओं के युद्धों का वर्णन, राजाओं के दिनचर्या का वर्णन, ये सब तो किया, पर जनजीवन, जो सामान्य जनजीवन है, सामान्य जन समुदाय है, सामान्य जनमानस है, उसके बारे में कहीं भी जो है काव्य रचना नहीं की। तो हम कह सकते हैं कि जो आदिकालीन काव्य है, इसकी एक प्रमुख प्रवृत्ति यह भी है कि इसमें सामान्य जनजीवन की उपेक्षा की गई है। कहीं भी सामान्य जनजीवन जो है देखने को नहीं मिलते हैं। उसके बाद नंबर 8, भाषा के विविध रूप। इस समय के काव्य में जो है भाषा के अनेक रूप तो देखने को मिलते हैं, फिर भी प्रमुख रूप से 3 भाषाओं में जो है काव्य उस समय का देखने को मिलता है। अपभ्रंश में, एक तो अपभ्रंश की भाषा में जो है काव्य देखने को मिलता है, डिंगल में और पिंगल में। तो इस प्रकार से जो है 3 भाषाओं का वर्णन प्रमुख रूप से है। उसके अलावा भी अन्य भाषाओं में भी काव्य लिखा गया है। तो जो युद्ध प्रधान वर्णों की भाषा जो है डिंगल हुआ करती थी। जो युद्धों का वर्णन करना, युद्धों के बारे में लिखना, या वीर गाथाओं का जो लिखी गई है, वो सारी डिंगल भाषा में लिखी गई है। कुछ साहित्य अपभ्रंश में लिखा गया है, कुछ पिंगल भाषा में लिखा गया है। तो इस प्रकार इस समय भाषा के विविध रूप जो है देखने को मिलते हैं, एक रूप नहीं देखने को मिलता है भाषा का। तो हमने इस वीडियो के अंतर्गत जाना कि आदिकालीन साहित्य की सामान्य विशेषताएं, जिनमें जो है आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है उनमें, और वीर रस तथा श्रृंगार रस का काव्य सजीव चित्रण हुआ है, चरित काव्य लिखने की प्रवृत्ति है, संकुचित राष्ट्रीयता देखने को मिलती है इस समय के काव्य में। और इस समय के काव्य में जो है ऐसा देखने को मिलता है कि प्रचारात्मक है, प्रचार के लिए लिखी गई है सारी रचनाएं। युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है, युद्धों का भी वर्णन जो है देखने को मिलता है, और सामान्य जनजीवन की उपेक्षा इस काव्य में देखने को मिलती है। और साथ ही साथ भाषा के अनेकों रूप इस काव्य में विद्यमान है। अलग अलग काव्य में अलग अलग प्रकार की भाषा लिखी गई है। प्रमुख रूप से 3 भाषाएं अपभ्रंश, डिंगल और पिंगल जो है इस समय में लिखी गई है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।